आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए दरअसल कुछ ही देर में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उम्मीदवारों के पैनल को लेकर बैठक में मंथन होगा। नामों का एक पैनल तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा। ओपी धनखड़, कृष्णपाल गुर्जर, रतन लाल कटारिया बैठक में मौजूद रहेंगे। रामविलास शर्मा, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उधर चौधरी बीरेंद्र सिंह समेत चुनाव समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवार गठबंधन का होगा और पार्टी सिंबल पर बीजेपी का रहेगा। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कुछ ही देर में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक शुरू हो जाएगी। रामविलास शर्मा, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सोनीपत में उम्मीदवारों पर मंथन यह किया जाएगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह समेत चुनाव समिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उम्मीदवार गठबंधन का होगा, पार्टी सिंबल बीजेपी का रहेगा। सीएम मनोहर लाल दरअसल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की, जिसमें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी बैठक में महामंथन किया जाएगा और नामों का एक पैनल तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ओपी धनखड़, कृष्णपाल गुर्जर, रतन लाल कटारिया बैठक में मौजूद रहेंगे और कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू भी हो जाएगी। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसमें रामविलास शर्मा, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह समेत चुनाव समिति के कई सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे और उम्मीदवार गठबंधन का होगा। ये जानकारी आपको दे दें, पार्टी सिंबल बीजेपी का रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक जो कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको ये करा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा, क्या कुछ अपडेट फिलहाल बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि हालांकि 2 बजे का समय है, लेकिन अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें बड़ौदा में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने बड़ौदा जो हल्का है, बड़ौदा विधानसभा है, उसका के कार्यकर्ताओं को संबोधित करा, एक प्रेस वार्ता करी। यही कारण है कि कुछ देरी जरूर हुई यहाँ तक आने में, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंच चुके हैं। सोनीपत का ये भाजपा का जो जिला कार्यालय है, जहाँ पर ये बैठक रखी गई है, अगर बात करें तो अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके साथ में जो प्रदेश की चुनाव समिति है प्रदेश भाजपा की, वो तमाम सदस्य, 16 कुल सदस्य, इसके अलावा 5 जो है विशेष आमंत्रित है, तो कुल 21 सदस्य ऐसे जिनको इस बैठक के लिए बुलाया गया है। और जहां तक जानकारी आई है कि काफी, अगर बात करें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उनके साथ में अगर बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह, इनके साथ साथ कृष्णपाल गुर्जर, ये तो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अनिल विज भी इसी चुनाव समिति के सदस्य हैं। आज की इस बैठक जो कि अब सोनीपत के जिला भाजपा कार्यालय में जो बैठक रखी गई है, इसमें उम्मीदवार के नाम को लेकर के चर्चा होनी है। चुनाव समिति की ये पहली बैठक है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, जिसमें जो नाम अभी तक आए हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तकरीबन 18 नाम जो है, 18 नामों का जो पैनल है वो आज यहाँ रखा गया। 18 नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी कि उनमें क्या कुछ क्राइटेरिया के अनुसार किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं, कौन ज्यादा बेहतर हो सकता है, और उन नामों की छटनी की जाएगी। कुछ नामों का एक पैनल बनाया जाएगा, जो बताया जा रहा है 4 से 5 ऐसे नाम है जो कहने के जिसके ऊपर पार्टी विचार कर रही है। हालांकि आज की इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद प्रदेश भाजपा के कुछ प्रमुख नेता इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद पार्टी हाईकमान के पास ये नाम भेजे जाएंगे। पार्टी हाईकमान जहां से ये सूची जारी की जानी है, क्योंकि अगर देश भर की अगर बात करें, विभिन्न राज्यों की बात करें, तो क्योंकि अब तक अगर जिस तरीके से हम बात करें तो बीजेपी जो है वहीं से तमाम चर्चाओं के बाद अपने उम्मीदवारों के नामों का उपचुनाव के लिए जहां चुनाव उम्मीदवार के नामों का ऐलान करेगी। तो ऐसे में यहाँ पर भी चर्चा के बाद कि बड़ौदा से कौन होगा जिसके ऊपर बीजेपी अपना जिसे उम्मीदवार बनाएगी, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। क्या होंगे चुनावी मुद्दे, किस तरीके से एजेंडा रहने वाला, इन तमाम बातों को लेकर के अब से कुछ देर के अंदर अगर बात की जाए, कुछ ही देर के बाद बीजेपी के जिला कार्यालय में जो है बीजेपी की प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं सोनीपत में, बस कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां ये चर्चा की जाएगी कि आखिर बड़ौदा के इस चुनाव में कौन हो। क्या वही पिछली बार उम्मीदवार थे उन्हें
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अब से, क्योंकि जिस तरीके हमने बताया कि 16 सदस्य है इस प्रदेश के कोर ग्रुप के और चुनाव समिति की अगर बात की जाए, हालांकि 5 विशेष मंत्रित्व है जिनमें अगर हम बात करें जो चर्चा के लिए एक तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक के लिए सोनीपत पहुंच चुके हैं, ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इस बैठक की अगर बात की जाए तो उनके साथ कृषि मंत्री जो कि बड़ौदा के इस उपचुनाव में बड़ौदा के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी इस बैठक में रहेंगे। उनके साथ साथ अगर हम बात करें प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है कंवरपाल गुर्जर, वो भी क्योंकि चुनाव समिति के सदस्य कोर ग्रुप के सदस्य हैं। उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो अनिल विज जो कि प्रदेश के गृह मंत्री, वो भी इसके सदस्य हैं। तो तमाम सदस्य रहेंगे। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो नाम आए हैं, जो आवेदन आए हैं पार्टी के पास, तकरीबन 18 आवेदन, 1.5 दर्जन आवेदन जो है वो आए हैं और उनमें नाम शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं कि किस तरीके से हो। हालांकि पिछली बार योगेश्वर दत्त जरूर थे, लेकिन क्या इस बार फिर से योगेश्वर दत्त रहते हैं या कोई नया चेहरा सामने आता है, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। रणनीति क्या रहेगी, मुद्दे किस तरीके से रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस वक्त है किसानों के मुद्दे को लेकर के कि आखिर जो किसानों का मुद्दा देश में चल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस मुद्दे को लेकर के, उस मुद्दे को बुना करके भाजपा को घेरने का प्रयास करे। तो ऐसे में क्या एजेंडा है, किस तरीके से रहेगा, क्या जातीय समीकरण होगा, कौन सा दावेदार ज्यादा मजबूत रहेगा, इसको लेकर के प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की ये पहली बैठक आज है जिसमें चर्चा की जाएगी। जी हाँ, और जिस तरह से ये बैठक हो रही है, हम ये मान सकते हैं कि बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए पूरी तरह से पार्टी आज रणनीति अपनी बना लेगी। किस एजेंडा के तहत उन्हें प्रचार प्रसार करना है, या फिर हम बात करें कि जो आपने भी जिक्र किया आवेदन जो आए हैं उनके मुताबिक किन किन नामों को फाइनल करना है, ये भी आज तय हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि भले ही एक विधानसभा का उपचुनाव हो ये, लेकिन ये काफी अहम है दो विशेष दलों के लिए। अगर हम बात करते हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसका यहाँ पर पूर्व में विधायक रहे हैं श्री कृष्ण हुड्डा, जिनका निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद अब ये सीट, और ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है बड़ौदा उपचुनाव, और इस कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी अपना कमल खिलाने का प्रयास कर रही है, दावा कर रही है। तो एक तरफ तो कांग्रेस को अपनी सीट बचानी है, अपने गढ़ को बचाना है, दोबारा अपने उम्मीदवार को जिता करके सामने लाना। दूसरी तरफ बीजेपी की क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इस बार उनको, क्योंकि काम के विकास के नाम पर बीजेपी कह रही है कि इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और चुनाव जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी कड़ा ये मुकाबला भी है। यही कारण है कि तकरीबन जो 1.5 दर्जन जो आवेदन सामने आए हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने इच्छा जताई है, उनके नामों को लेकर के यहाँ पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। नामों में चर्चा के बाद उन नामों को शॉर्टलिस्ट, जो लगभग बताया जा रहा है कि 4 से 5 नाम जो भी इस चुनाव समिति की बैठक में तय होते हैं, उसके बाद वो नाम तय करके उन नामों को पार्टी हाईकमान के पास भेजा जाएगा। और हालांकि अंतिम मोहर अगर बात की जाए तो अंतिम मोहर वो पार्टी मुख्यालय से, पार्टी हाईकमान से, जो भाजपा मुख्यालय है वहां से बीजेपी लगाएगी कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इस बार बड़ौदा के इस उपचुनाव में। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इससे पहले चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव को बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर लड़ेगा। पार्टी सिंबल बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि हल्के में ज्यादातर कांग्रेस के ही विधायक बने हैं। हम चुनाव में 54 साल का हिसाब मांगेंगे, साथ ही हम 4 साल का विजन बताएंगे। मैंने हल्का वासियों से कहा था कि जब तक नया विधायक नहीं मिलता तब तक मुझे विधायक समझे। कई विकास के कई कामों की घोषणा भी उन्होंने की है। हम जनता को बताएंगे कि आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए या फिर निष्क्रिय। पिछले 6 सालों में सरकार ने 650 करोड़ लगाए हैं, ये चुनावी जुमला बोल रहे हैं। बिजली, नहरी, सड़कों के काम हमने किए हैं। इन लोगों ने बिल्डिंग बनाकर छोड़ दी, कॉलेज हमने दिया। हुड्डा ने इसे अपना हल्का बताया कि लोहे जैसे काम यहाँ क्यों नहीं हुए। हम अच्छे एमएसपी पर बाजरा खरीद रहे हैं, ये भी सीएम मनोहर लाल ने कहा। हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा। और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके की है। विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है, हमने कराया है। और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए, आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए।
अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जा करके बड़े काम करा दिए ऐसा नहीं है। हमने यहां जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया। ये लोग करते विकास का काम तो हमको फिर अचानक ये जरूरत नहीं पड़ती। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने दिया ना। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए, यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है, या हमने IMT की बात की है क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीजों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की हो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, बड़ौदा और कलोई ये तो 2 आंखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, IMT हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, जो कि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया। कहा नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है, उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जाकर के वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनेगी। तो हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते हैं। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। जिस MSP के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट ये सब उसी MSP पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है। हमें तो बल्कि एक और मेहनत करनी पड़ रही है कि राजस्थान के बाजरे का व्यापारी या किसान वहां से हमारे यहाँ बाजरा ना लेकर के आ सके। उसका कारण वहां वो 1300 रुपए में आज भी बिक रहा है। 1300 रुपए बाजरा आज भी बिक रहा है। हम 2150 रुपए बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है 1-1 दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते क्या? और अब हम बात करते हैं हरियाणा में होने जा रहे निकाय चुनाव की। जी हां, सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश में जल्द निकाय चुनाव का बिगुल भी बज सकता है। दरअसल आपको ये बता दें कि निकाय चुनाव का बिगुल जल्द ही बज सकता है। जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। 31 दिसंबर तक निगमों, परिषदों और पालिकाओं के चुनाव संभव माने जा रहे हैं। दरअसल अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में निगम चुनाव पेंडिंग है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हो सकते हैं। रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव भी होना है। इसके साथ साथ सिसाई, उकलाना में भी पालिका चुनाव होने हैं। सांपला, इस्लामाबाद और सढौरा में भी पालिका चुनाव होने हैं।
और इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त दिलीप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं। आयोग ने मतदाता सूची को बांटने का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 25 सितंबर 2020 को ये मतदाता सूची प्रकाशित हुई है। 12 से 26 अक्टूबर तक वितरण होगा अपडेशन का काम, और इसके साथ साथ अंतिम सूची 27 नवंबर 2020 को प्रकाशित की जाएगी। तो आपको ये बता दें कि 27 नवंबर 2020 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। 31 दिसंबर तक निगमों, परिषदों और पालिकाओं के चुनाव इसलिए लगभग संभव माने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव भी होना है, और इसके साथ साथ बास, सियासाय, उकलाना में भी पालिका चुनाव होने हैं। आपको ये भी बता दें कि सांपला, इस्माइलाबाद, सढोरा में भी पालिका चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिलीप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। बात फरीदाबाद की। दरअसल फरीदाबाद जिले के 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर जहां पंच, सरपंच और ग्रामीण लगातार नेताओं को ज्ञापन सौंप रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इन गांवों को निगम में शामिल न किया जाए। इसी बीच बीजेपी नेता सोहनपाल छोकर को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वो इसमें ग्रामीणों की मदद करें और इन गांवों को निगम क्षेत्र में जाने से रोका जाए। बीजेपी नेता ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही उनकी मांग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि 26 गांव के पंच और सरपंचों ने मिलकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो नगर निगम में ये गांव शामिल नहीं होना चाहते हैं। देखिए, जो बात आप सब लोगों के ध्यान में है कि पीछे फरीदाबाद के नगर निगम के अधिकारियों ने एक प्रपोजल तैयार किया 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने को लेके। तो वहाँ के जो मौजूदा सरपंच हैं उन गांवों के और उनकी जो एक संगठन बना हुआ है, वो सब लोग और उनके साथ कुछ ग्रामीण भी अपनी भावनाओं से एक ज्ञापन के माध्यम से बताने के लिए आए हैं कि वो नहीं चाहते कि ये गांव नगर निगम में शामिल हों। सोहनपाल छोकर जी उनके पास आए उम्मीदों के साथ कि वो ऊपर मुख्यमंत्री के से बात करें कि ये गलत हो रहा है जो भी, और जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके भी खासम खास है क्योंकि टिकट इनको उन्होंने ही दिलवाई थी। तो हमारी उम्मीद है कि आप मंत्री जी से भी बात करें और इस मामले को निरस्त करवाएं जितना जल्दी हो सके। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। यमुनानगर में किसानों मजदूरों के लिए अच्छी पहल की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अनाज मंडियों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। यमुनानगर की सभी 13 मंडियों में फ्री भोजन मिलेगा। उपायुक्त मुकुल कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। किसानों ने इस योजना का स्वागत भी किया है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू हम करवा रहे हैं आपको। यमुनानगर में किसानों और मजदूरों के लिए ये अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। दरअसल अनाज मंडियों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर में किस तरह से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ये एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई। पूरे ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ हमारी परचेज़ हो रही है पैडी की, हर एक मंडी के अंदर हमने खाने का अपना प्रावधान किया है। जो भी हमारे किसान भाई या जो लेबर तबके से आए हुए हैं या दूसरे कोई जो मंडी में आते हैं, उन सबके लिए निःशुल्क खाने का हमने आरंभ किया है। बढ़िया कदम उठाया सरकार ने, क्योंकि जिम्मेदार कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ जगह नहीं मिलती तो उन्हें यहाँ बैठना पड़ता है, दिन में रहना पड़ता है। उनको सही टाइम पे रोटी पानी मिलेगा तो बहुत अच्छी पहल है, और इससे किसानों में खुशी की लहर गई है कि वे खुश है इस बात से कि मंडी में चाय पानी की, बिस्किट की और रोटी की व्यवस्था की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवीदास शारदा जुड़ चुके। देवीदास, ये किसानों और मजदूरों के लिए अच्छी पहल की शुरुआत की गई है यमुनानगर के अंदर, जिससे इन्हें यहाँ पर भोजन मिल सकेगा। क्या जानकारी है आपके पास? जिस तरह से अक्सर किसानों की और मजदूरों की
और आड़ती का सब ये दिक्कत रहती थी कि जो सरकार है जब भी मंडी चलती किसी तरह का ध्यान नहीं रखती, ना खाने का, ना पीने का, ना टॉयलेट का। लेकिन इस बार यमुनानगर की जो मंडी ने हट के इंतजाम किया। डीसी मुकुल कुमार खुद आए हैं, उन्होंने यहाँ पर एक कैंटीन खुलवाई और कैंटीन भी फ्री, कोई भी आदमी जाए उसमें आड़ती है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, जो भी आदमी आएगा उसको फ्री में खाना मिलेगा और भरपेट खाना मिलेगा, किसी तरह का कोई चार्जेज नहीं है। इसके अलावा खाना भी जो गर्म परोसा जा रहा है, जो इक्विपमेंट था वो भी फुली इक्विपमेंट है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो डीसी मुकुल कुमार ने खुद यहाँ पर आम आदमियों के बीच में बैठकर, जो भी मजदूर थे, किसान थे, खुद खाना खाया और जितने भी आदमी चाहे किसान है या मजदूर है, सभी सरकार की इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए देवीदास। और इधर यमुनानगर में जिला प्रशासन किसानों के बीच जाकर पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है। डीसी खुद किसानों को जागरूक करने और इस दिशा में उठाए गए प्रयासों को देखने के लिए किसानों के बीच जा रहे हैं। यमुनानगर जो एक तरफ से उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ से हिमाचल से सटा हुआ है, अभी तक पराली जलाने के 10 मामले यहां से सामने आए हैं। ऐसी घटनाएं और ना हो इसके लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है। उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों की जानकारी दी जा रही है। पराली जलाने के नुकसान के बारे में भी उन्हें अवगत कराया जा रहा है।